एवरीवन, आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं विशेषण की। लेकिन विशेषण की क्लास हम कर चुके हैं और उसमें एक पार्ट क्लियर भी कर चुके हैं, एक पार्ट पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। तो हमने उस दिन पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। ठीक, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, विशेष्य। विशेष्य विशेष्य किसे कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे अगर हमने लिखा लाल कमल, तो कमल की विशेषता है लाल, तो लाल हो गया विशेषण। और जो लाल है वो विशेषता है किसकी? कमल की, तो कमल हो गया विशेष्य। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ये 4 हमने इसके भेद पढ़े थे। इन चारों में से हमने गुणवाचक को कंप्लीट कर लिया था। तो मैं एक लाइन में आपको गुणवाचक का अर्थ बताना चाहती हूँ। गुण, दशा, काल, रंग, आकार या स्थान का बोध कराते हैं। ये जो विशेषण है गुणवाचक, ये हमारी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का दशा, काल, रंग, आकार या स्थान आदि का बोध कराते हैं। जैसे सुंदर, ये एक गुण है। मोटा, ये एक दशा है। पुराना, ये एक काल है। गोरा, ये एक रंग है। चौकोर, ये एक आकार है। और पहाड़ी, ये एक स्थान है। तो इस तरह से इन 6 में से किसी का भी बोध कराने वाला विशेषण हमारा कहलाता है गुणवाचक विशेषण। यहां तक हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको हमने काफी लेंथी पढ़ा था, डीप पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विशेषण की ओर, जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का काम क्या है? ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। निश्चित
अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। संख्या का बोध कराने वाला विशेषण कहलाता है संख्यावाचक, और इसको हम फिर दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक निश्चित जहां पर हमें कंफर्म संख्या मिलती है, कंफर्म नंबर मिलता है, और एक अनिश्चित जहां पर हमें एक अनिश्चितता रहती है। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक की। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हमारे कई तरह के होते हैं। इन्हें हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और हमारे एग्जाम्स में ये पूछा भी अलग अलग पोर्शंस में ही जाता है। ठीक, तो इसके अंदर पहला आता है हमारा गणनावाचक। गणनावाचक का अर्थ होता है जहां पर हम सिंपल काउंटिंग करते हैं, सिंपल गणना करते हैं, एक नंबर के साथ हम जहां पर काउंटिंग करते हैं। जैसे 2 वृक्ष, 3 नदियां, 4 पुस्तकें आदि। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल यूज किए हैं उनमें जो हमने विशेषण लगाया है वो क्या है, वो सिंपल काउंटिंग है। अगर मैंने कहा 2 वृक्ष, तो सीधी सी बात है मैंने वृक्षों को गिना है 1 2। 3 नदियां, तो नदियों की काउंटिंग की गई है 1 2 3। 4 पुस्तकें, तो 4 पुस्तकें गिनी गई हैं 1 2 3 4। तो जहां पर सिंपल काउंटिंग आए, एक सिंपल नंबर आए, वो हमारा कहलाता है गणनावाचक। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी कि सीक्वेंस, जहां पर हमें सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे पहला व्यक्ति, चौथा वेद, पांचवी कक्षा आदि। अब आप देखिए मैंने लिखा पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है? अगर हम बोलते हैं कि चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, तो इसका सीधा सा मतलब हमने उसके नाम किया कि पहला जो शब्द लगाया है ये इस बात का संकेत देता है कि उससे पहले वहां कोई और नहीं गया। जितने भी लोग फिर गए वो उसके बाद गए, यानी कि जो क्रम बना था उसमें उसका स्थान पहला था, उसके बाद फिर सारे जो लोग गए उनका क्रम बनता चला गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है। उसी तरह से हमने लिखा चौथा वेद। मैं पूछती हूँ आपसे कि हमारी संस्कृति में चौथा वेद कौन किसे कहा जाता है? तो अगर हम चौथा वेद कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब इससे पहले 3 वेद और आते हैं। ठीक, हम कहेंगे चौथा वेद हमारा कौन सा है? अथर्ववेद। तो इसका मतलब जो बाकी के 3 है वो इससे पहले गणना उनकी होती है, उससे पहले गिनती। यहाँ पर हम 4 वेद अगर कहेंगे तो 4 वेद का मतलब हम चारों को लेकर काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने चौथा कहा है तो इसका मतलब हमने एक उसको स्पेसिफाई किया है, उसका एक सीक्वेंस दिया, उसका एक क्रम बनाया है। हम कहते हैं 5वीं कक्षा, बालक ने 5वीं कक्षा की परीक्षा दी या बालक 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तो अगर हमने 5वीं कक्षा कहा है तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चा हमारा 4 कक्षाएं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, 4 कक्षाओं की परीक्षा ऑलरेडी दे चुका है। तो 5वीं कक्षा यानी कि 5वें क्रम पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे वो सब हमारे किसके अंदर जाएंगे? क्रमवाचक के अंदर। सी आता है हमारा आवृत्तिवाचक। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति वाचक का अर्थ होता है जहां पर हम किसी भी संख्या को दुगुना तिगुना चौगुना गुना बढ़ाते हैं, जहां पर हम। ठीक, तो जैसे हमने लिखा 5
गुने छात्र। पांच गुना कीमत। चार गुनी बसें। अब मैंने कहा आज इस कक्षा में कल की अपेक्षा 2 गुने छात्र बैठे हैं। 2 गुने छात्र बैठे हैं तो इनका अर्थ क्या है, अगर मैं आज की काउंटिंग कर लूं, मैं आज का नंबर ले लूं तो मुझे कल का नंबर अपने आप पता चल जाएगा। मैं 2 से उसको डिवाइड करूंगी, मुझे कल का नंबर पता चल जाएगा। यानी कि बात निश्चित तो है लेकिन हम यहाँ पर गुना लगाकर उसको बढ़ा रहे हैं। हमने कहा 5 गुना कीमत, मैंने इस पुस्तक के लिए 5 गुना कीमत अदा की। यानी कि अगर मैंने इस पुस्तक के लिए 250 रुपए अदा किए तो सीधी सी बात है उसको 5 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास सही कीमत आएगी 50 रुपए। 4 गुनी बसें, मंत्री जी ने कुंभ के मेले के लिए 4 गुनी बसों को लगाया या 4 गुनी बसें लगाई गई। तो 4 गुनी बसें लगाई गई अर्थात अगर 100 बसें लगाई गई हैं तो जो डेली में चलने वाली बसें हैं, जो आमतौर पर चलने वाली बसें हैं, उनको 4 से डिवाइड किया हमने 100 को, तो वो हमारी आमतौर की संख्या आ गई 25। अर्थात रोजमर्रा में 25 बसें चलती थी और अब 4 गुनी लगाई गई अर्थात अब 100 लगाई गई। ठीक, तो जहां पर ये गुना शब्द आ जाए, गुना, गुने, गुनी, वहां पर हमारा विशेषण बन जाता है आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक, समुदाय यानी कि ग्रुप, समूह। चारों वेद, हमने कहा चारों वेदों का अध्ययन करने वाला आदित्य कहलाता है। अगर हमने चारों वेद बोला है तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि 5वां वेद नहीं है, क्योंकि अगर 5वां या 6वां वेद होता तो हम चारों नहीं बोलते, हम बोलते 4 वेद। जैसे हम बोलते हैं 3 वेदों का अध्ययन करने वाला या 2 वेदों का अध्ययन करने वाला, लेकिन हमने 1 2 3 तो बोला, लेकिन जब 4 पे आए तो हमने क्या बोला, चारों। चारों अगर हमने प्रयोग किया तो इसका मतलब वेदों की संख्या केवल 4 है और उसका हमने टोटल बना दिया, ग्रुप बना दिया चारों से। हमने कहा 10 दिशाएं, 10 दिशाएं यानी कि दिशाएं 11 भी नहीं है, दिशाएं केवल 10 हैं और उनका हमने एक टोटल किया, एक ग्रुप बनाया 10। तीनों लोक, शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। तीनों लोक का मतलब क्या, चौथा लोक नहीं है। तो जहां पर हम एक पूरी संख्या का एक ग्रुप बना देते हैं, एक टोटल बना देते हैं, वहां हमारी संख्या, वहां हमारा विशेषण कहलाता है समुदायवाचक विशेषण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है वीप्सावाचक। वीप्सावाचक जैसे ये देखिए मैंने लिखा 2 बालक, 2 बालक। अगर मैंने बोला कि हर बेंच पर 2 बालक बिठाए गए, कक्षा में सभी बेंच पर 2 बालक बिठाए गए, इसका मतलब 2 2 2 2 2 2। अध्यापक ने बच्चों को एक एक पुस्तक उपहार में दी, यानी कि हर बच्चे के पास एक 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 एक। प्रत्येक महिला यानी कि हर एक महिला एक 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 एक।
ठीक, तो यह जहां पर इस तरह की संख्याएं आती हैं, रिपीटेशन आता है या प्रत्येक का बोध होता है, वहां पर होता है वीप्सावाचक विशेषण। मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताने वाली हूँ वीप्सावाचक के बारे में। वीप्सावाचक विशेषण को कहीं कहीं पर प्रत्येकवाचक विशेषण भी कहा गया है। इसके अलावा मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि कहीं कहीं पर विशेषणों की संख्या 6 बताई जाती है, जिनमें से एक व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाता है और एक विभागवाचक विशेषण आ जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ विभागवाचक विशेषण के बारे में, जिसे कई लोग अलग मानते हैं। असल में यही वीप्सावाचक विशेषण विभागवाचक विशेषण भी कहलाता है। यही वीप्सावाचक विशेषण विभागवाचक विशेषण भी कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे संख्याओं को विभाग में बांटते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक के अंदर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, इसके बाद आता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक असल में संख्यावाचक विशेषण को पहचानने की एक सबसे सरल तरीका है, एक सबसे सरल पहचान है इसकी, कि इसके अंदर जो संज्ञाएं प्रयोग होंगी, जो नाउन्स इसके अंदर प्रयोग होंगे, वो सारे काउंटेबल होंगे। अर्थात जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जो चीजें गिनी जा रही हैं, वही संख्यावाचक, उन्हीं के लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। एक्चुअली कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को संख्यावाचक और परमाणुवाचक में। परमाणुवाचक के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो चीज बता रही हूँ वो ध्यान देने वाली है कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग केवल उन संज्ञाओं के लिए होता है जिन्हें गिना जा रहा है। अगर चीजें काउंट हो गई हैं, काउंटिंग नंबर हमारे पास आ गया है, तो वो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है, और काउंटिंग नंबर हमारे पास नहीं है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। कैसे? जैसे ये देखिए, हाँ, तो अनिश्चित संख्यावाचक में जो हमने एग्जांपल लिखे बोलिए कुछ बच्चे। अब हम बच्चों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें काउंट किया नहीं है। कई पुस्तकें गिनी जा सकती हैं, पर हमने गिनी नहीं है। सभी स्त्रियां गिनी जा सकती हैं, पर हमने गिनी नहीं है। तो जो संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं लेकिन वो गिनी ना गई हो, एक अनिश्चितता है। यहाँ पर हमने अगर लिखा है कुछ बच्चे, तो हमें नहीं पता कि हम कितने बच्चों की बात कर रहे हैं। हमने लिखा है कई पुस्तकें, तो हमें नहीं पता हम कितनी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। हमने लिखा है सभी स्त्रियां, तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कितनी स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो जो संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। अगर वो गिन ली जाती हैं तो निश्चित संख्यावाचक में जाती हैं, और अगर वो नहीं गिनी जाती हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक में जाती हैं। यहाँ पर हमारा संख्यावाचक विशेषण खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हम परमाणुवाचक विशेषण पे। परिमाणवाचक विशेषण, इसका प्रयोग किसके लिए होता है?
विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। इसे भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित, क्योंकि परिमाण निश्चित भी हो सकता है, परिमाण अनिश्चित भी हो सकता है। परिमाण का अर्थ होता है माप, तौल, मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। ओके, तो हम शुरू करते हैं निश्चित परिमाण। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराएंगे वो कहलाएंगे परिमाणवाचक। ठीक, तो इसमें हम पहले आते हैं निश्चित संज्ञावाचक पर, निश्चित परिमाण, सॉरी। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक का अर्थ क्या होता है? जहां पर चीजों को निश्चित रूप से या तो मापा जाए या तौला जाए। माप और तौल वो सब इसके अंदर आती हैं। जैसे ये देखिए, हमने लिखा 2 लीटर दूध, तो सीधी सी बात है दूध को लीटर से नापा गया है, दूध को काउंट तो नहीं करेंगे हम। 5 किलो चावल, चावल को मापा तोला गया है। 4 सेर घी, घी को भी तोला गया है। 10 मीटर कपड़ा, कपड़े को मापा गया है। 2 मुट्ठी रेत, रेत को मुट्ठी से मापा गया है। 1 गिलास दूध, दूध को गिलास से मापा गया है। तो जहां पर संज्ञाओं को मापा जाए या तौला जाए वो हमारे आते हैं निश्चित परिमाण के अंदर, और जहां पर हमारे पास एक निश्चित माप या निश्चित तौल मौजूद हो। इसकी पहचान भी है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि निश्चित है अनिश्चित है। तो मैं आपको इसकी सिंपल पहचान बताती हूँ। जहां पर ये नंबर आ जाए, ये संख्या आ जाए, वहां पर माप निश्चित हो जाती है। फिर वो गिलास हो, कटोरी हो, चम्मच हो, मुट्ठी हो, चुटकी हो, जो भी हो, अगर नंबर दे दिया तो इसका मतलब माप निश्चित हो गई। फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको संख्यावाचक कर देते हैं, तो वहां पर आपको पीछे ये देखना है कि जैसे मैंने लिखा है 2 लीटर दूध, तो संख्या तो आएगी आएगी क्योंकि हम माप रहे हैं, तोल रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बात हो रही है दूध की, और दूध को गिना नहीं जाएगा, तौला जाएगा या मापा जाएगा। तो मापा या तौला जाएगा तो सीधे सीधे परिमाण बनता है, और नंबर दे दिया एग्जामिनर ने तो वो निश्चित ही हो गया, उसके लिए अनिश्चित का कोई मतलब नहीं है। ओके, अगला आता है आपका अनिश्चित परिमाण। वही कंडीशन यहाँ पर है, अगर चीजें माप ली गई हैं, चीजें तौल ली गई हैं और उनके लिए एक निश्चित नंबर आ गया, निश्चित संख्या आ गई, तो वो हमारा निश्चित परिमाण हो जाता है। लेकिन अगर चीजों को मापा या तौला नहीं गया है तो वो हमारे अनिश्चित में आता है। जैसे थोड़ा सा घी, कम चीनी, अधिक तेल,
सा घी, तो क्या हमें ये पता चल रहा है कि हम कितने घी की बात कर रहे हैं? लेकिन ये भी सच है कि घी को गिना तो नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लिखने से हमें नहीं पता चल रहा हम बात एक कटोरी की कर रहे हैं, एक गिलास की कर रहे हैं, एक कनस्तर की कर रहे हैं, एक टिन की कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। कम चीनी, क्या हमें इस बात से ये पता चल रहा है कि हम कितनी चीनी की बात कर रहे हैं? नहीं पता चलेगा। अधिक तेल, क्या मुझे इस बात से पता चल रहा है मैं कितना तेल लेना चाह रही हूँ? बहुत सा गेहूं, कितना गेहूं, क्या इसका कुछ पता चलता है? ढेर सारा चावल, कितना सारा चावल, हमें नहीं पता चल रहा। इन सारे विशेषणों से हमें इनकी क्वांटिटी का, इनके मेजरमेंट का पता नहीं चलता है। लेकिन ये भी सच है कि इन चीजों को मापा या तौला ही जा सकता है, इन्हें गिना तो नहीं जाएगा। तो जहां पर संज्ञाओं को गिना ना जा सके, जहां पर संज्ञाओं को केवल मापा या तौला जा सके, वहां अगर माप या तौल आ जाती है तो वो निश्चित हो जाता है, और माप या तौल नहीं आती है तो वो अनिश्चित हो जाता है। ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसके लिए एक नाम और है जिससे इसको पहचाना जाता है, और वो है संकेतवाचक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये सर्वनाम ही होते हैं, पर ये प्रयोग कहाँ पर होते हैं? विशेषण के स्थान पर। जब एक सर्वनाम एक विशेषण का काम करता है तब वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें एक बात नोट करने वाली है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का इसमें निषेध होता है। इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को नहीं लिया जाता, वो इसमें निषेध रहते हैं। इसमें उनका निषेध रहता है, निषिद्ध है ये। ठीक, तो ये दो सर्वनाम इसके अंदर कभी नहीं आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखाती हूँ। ये देखिए,
मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे। अब इन चारों एग्जाम्पल में आपको कहीं भी विशेषण नजर नहीं आ रहा है। जो प्रॉपर विशेषण हमने पढ़े हैं, ये जो प्रॉपर विशेषण हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, वो इन चारों वाक्यों में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनमें आपको नजर आ रहे हैं सर्वनाम। इनको पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं एग्जाम देते टाइम पे, तो हमें लगता है कि नहीं, जो ऑप्शन पहले सही नजर आ जाए उसी को टिक कर दो, पीछे तक जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बट इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये वाला विशेषण जो है ये मोस्टली गलत होता है बच्चों का। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देने से पहले, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो इसका आंसर देने से पहले आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेकंड लगाने होंगे इसकी जांच करने के लिए, इसकी पहचान के लिए। मैं आपको पहचान बताती हूँ, और अगर आपने वो काम कर लिया तो ये आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा, ये पक्का है। तो जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में सबसे पहले हमें सर्वनाम ढूंढना है। सर्वनाम क्या है यहाँ पर? यह है। आपको सर्वनाम नजर आ गया? यह है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसकी एक पहचान और भी है कि इसके तुरंत बाद संज्ञा जरूर आती है। ठीक, तो इसके बाद आप देखिए संज्ञा है, इसके बाद संज्ञा है, इसके बाद भी संज्ञा और इसके बाद भी। लेकिन हम ये चीज ध्यान में नहीं रख पाते, बहुत कॉमन चीज है तो निकल जाती है। तो इसको आपको जो पहचान करनी है, एक तो संज्ञा की पहचान करनी है, इसके तुरंत बाद संज्ञा जरूर होगी, और दूसरी पहचान है आपको इस शब्द की जगह पर, यानी कि सर्वनाम की जगह पर एक विशेषण का प्रयोग करना है। आपको एक विशेषण का प्रयोग करके देखना है। अगर विशेषण का प्रयोग होने से आपका वाक्य गलत नहीं हो रहा है तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। जैसे हमने बात की है घोड़े की, तो यहाँ पर हम घोड़े के लिए कोई विशेषण यूज कर सकते हैं, सफेद घोड़ा। अब मैंने यह की जगह पर सफेद शब्द का प्रयोग किया, क्या मेरा वाक्य खराब हुआ? सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, वाक्य तो खराब नहीं हुआ। और अगर मेरा वाक्य खराब नहीं हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो इस विशेषण का कार्य कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब मैं एक सर्वनाम की जगह पर एक विशेषण रखूंगी तो मेरा वाक्य तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है जो यह शब्द है वो घोड़े की विशेषता है। मैं उस घर में रहता हूँ, यहाँ पर आपको एक सर्वनाम ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है। मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और मैंने लिखा दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम इसके अंदर नहीं आते, उनका निषेध रहता है। तो हम यहाँ पर सीधे इस पर आएंगे और उसकी जगह पर हम एक विशेषण का प्रयोग करेंगे। तो मैं कह सकती हूँ नए, मैं नए घर में रहता हूँ। और जब मैंने ये वाक्य लिखा मैं नए घर में रहता हूँ तो मेरे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा वाक्य खराब नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो उस शब्द है वो घर की विशेषता है। ठीक उसी तरह से हम नीचे आए, यहाँ पर तुम भी एक सर्वनाम है और कैसे भी, लेकिन तुम इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि तुम पुरुषवाचक में आता है। तो अब बचा कैसे। कैसे की जगह पर हम लिखेंगे, आदमी की बात हो रही है, तुम अच्छे आदमी हो। अच्छे आदमी जब मैंने लिखा तो वाक्य में कोई गड़बड़ नहीं हुई, और गड़बड़ नहीं हुई इसका सीधा सा मतलब है कि कैसे शब्द आदमी की विशेषता है। वहां कौन बालक खेल रहा है, बालक के लिए प्रयोग हुआ है कौन। कौन की जगह पर मैं लिख सकती हूँ एक छोटा बालक। वहां छोटा बालक खेल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई खराबी नहीं आई। इसका सीधा सा मतलब है कि बालक शब्द की विशेषता है कौन। तो जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो वो कहलाता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, हमने 4 प्रकार के विशेषण यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। सबसे लंबा है गुणवाचक विशेषण, जिसे हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, और सबसे कठिन माना जाता है सार्वनामिक,
जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस, जिसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। इसके साथ ही हमारा विशेषण का टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।